Prime Minister Modi, Prime Minister Modi inaugurates, Prime Minister Modi inaugurates the Grameen Bharat Mahotsav at Bharat Mandapam in New Delhi. PM Modi inaugurates the Grameen Bharat Mahotsav at Bharat Mandapam in New Delhi. देख लिया? The theme, the theme of the Mahotsav was was building a resilient समझते हो? Resilient, building a resilient rural India, rural India, rural India for a Viksit Bharat, for a Viksit Bharat by 2047. लिख लिया? अब इसमें एक फैक्ट लिखो. मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, मेल लिटरेसी रेट in India is 82%, while the female literacy rate is 66%. मतलब समझे? देखो, इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है. क्या होता है? सेंसस. सेंसस क्या होता है? क्या होता है सेंसस? जनगणना. कितनी पॉपुलेशन है, कितने बच्चे हैं, उनकी लिटरेसी रेट कितनी है ना? अब एक क्वेश्चन सेंसस पूछता है कि इंडिया में लास्ट सेंसस कब हुई थी? 2011 में, क्योंकि कोविड ईयर था, फिर गवर्नमेंट ने रोक ही दिया. आई डोंट नो व्हाई, बट गवर्नमेंट अभी चाहती नहीं है कराना. बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे इसमें, ये भी तुमको पता चलता है कितने गरीब है, कितने रईस है, कितने रिलीजन में कितनी पॉपुलेशन है ना? फिर कास्ट सेंसस भी हो जाएगी. तो अभी नहीं हो रही. इंडिया में सबसे पहली सेंसस कब हुई थी? 1881 में. एक क्वेश्चन. और 1881 में जब पहली सेंसस हुई थी तो इंडिया का वाइस रॉय होता था. क्या होता था? वाइस रॉय. क्यों वाइस रॉय? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन का रूल. रॉय मतलब रॉयल, रॉयल मतलब क्वीन, क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव वाइस रॉय. उस टाइम का वाइस रॉय था रिपन, लॉर्ड रिपन. क्वेश्चन नंबर, समझ में आ रहा है? करंट अफेयर क्या था? पढ़ो करंट अफेयर, कोई पढ़ के बताओ. मैंने क्या बोला अभी? डिक्टेट क्या किया था? कौन सा महोत्सव? ग्रामीण भारत महोत्सव. कहाँ पे है हुआ? भारत मंडपम. द्वारका सुना है? दिल्ली में एक जगह है द्वारका. दिल्ली में एक जगह है द्वारका. द्वारका के पास में क्या बना हुआ है? भारत मंडपम. आज जाके गूगल करना. भारत मंडपम में कौन सा इवेंट हुआ? महोत्सव. थीम क्या था? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का रूरल है या अर्बन? हाँ, इंडिया का मोस्ट पॉपुलेशन कैसा है? रूरल. तो हमको भी पता है इंडिया कहाँ बसता है? गांव में. जब हम रेजिलियंट विलेजेस बनाएंगे, कैसे विलेजेस? रेजिलियंट अभी मैं समझाऊंगा. रेजिलियंट विलेजेस बनाएंगे तभी तो विकसित भारत होगा. समझ में आ रहा है? और विकसित भारत करना कब तक है? मान लो सवाल में कभी पूछ ले कि विकसित भारत का जो गोल है वो कौन से ईयर में पूरा होना है, तो आंसर क्या होगा? 2047. बाय, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग 100 ईयर्स ऑफ आर इंडिपेंडेंस. इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ है, 2047 में हमें विकसित भारत ईयर बनाना है. इसीलिए तो इस टाइम जो अभी काल अभी अभी कौन सा काल चल रहा है बताओ? जैसे काल समझते हो? काल एरा, काल चलता है ना, जैसे वैदिक काल, वैदिक एरा, है ना? मॉडर्न एरा, है ना? काल समझते हो? मिडीवियल एरा, है ना? काल एक फेज, एक टाइम. मध्यकालीन काल एक टाइम फ्रेज को ही तो काल कहते हैं. तो अभी देश में कौन सा काल चल रहा है? जैसे एक काल चल रहा है, बीजेपी ने 2022 से 2047 को एक एरा बोला है. अमित काल, अमित काल चल रहा है देश में.
हाँ, अमित काल समझते हो? अमित का ही तो काल चल रहा है, किसका काम चल रहा है, काल चल रहा है? अमित काल। अभी देश में सबसे पावरफुल आदमी कौन है? तो किसका काल चल रहा है? हाँ, अमित काल चल रहा है ना, इसको याद रखना है, अमृत काल। अभी देश में एक नाम रखा है हमने, अमृत काल। ये कौन सा काल चल रहा है? अमृत काल 2047। अमृत काल का मिशन क्या है? ये जो काल चल, अभी अब कोई काल चल रहा है, कोई एरा चल रहा है, तो उस एरा का कुछ गोल होगा। उस एरा का गोल क्या है? बाय 2047 विकसित भारत कब होगा? जब रेजिलियंट रूरल इंडिया होगा। रूरल इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया की आज भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या रहती है? रूरल। अब रेजिलियंस का मतलब देखो क्या होता है, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए याद रखना। रेजिलियंस का मतलब होता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक समझते हो? तो जैसे मैं मान लो मुझे ऐसे मारा तो मुझे चोट लगी, है ना? अब मान लो यहाँ पे मैंने कोई बैच पहन लिया है, मैंने कोई आर्म पहन लिया है, तो अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा ना, तो आई एम बिकमिंग मोर आ रहा है प्रतिरोधक। योर पावर टू काउंटर। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? रेजिलियंट। अब रेजिलियंट रूरल रूरल इंडिया अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले दिमाग में बताओ क्या आएगा? जो ऐसा गांव जो रेजिलियंट हो। किस चीज़ से रेजिलियंट? रेजिलियंस किसी भी चीज़ से हो सकता है। कैसे? मान लो अभी कोई गांव में कच्ची सड़क जा रही है, तो जिस दिन बरसात होगी 4 महीने तो ये रोड काम करेगी? अगर ये कंक्रीट की रोड होगी तो रेजिलियंट होगी। समझ में आ रहा है? तो रेजिलियंट रूरल इंडिया बनाना है, मतलब रेजिलियंट का मतलब गांव में इंफ्रा लगाना है। अब इंफ्रा बोल देते तो फिर सिर्फ इंफ्रा समझते तुम, रेजिलियंट हर तरीके से होगा ना आदमी। अगर कोई किसान है और उसके पास मान लो अभी ट्यूबवेल नहीं लगाने के पैसे हैं, है ना, और उसकी क्रॉप को सही टाइम पे पानी नहीं मिल पाया, बट अगर 2047 में उसके पास यहाँ ट्यूबवेल है तो वो रेजिलियंट है ना ज़्यादा। समझ में आ रहा है? अगर उसको ये पता पहले चल जा रहा है कल बारिश होगी तो नाउ इज मोर रेजिलियंट। समझ में आ रहा है? तो हमें रेजिलियंट रूरल इंडिया बनाना है कब तक? कौन से मिशन में? विकसित भारत। विकसित भारत किस काल में अचीव हो रहा है? अमृत या अमित काल? अमित ही काल तो चल रहा है। उसके बाद सेंसस। इसमें जो पढ़ने लायक याद करने लायक चीज़ थी कि इंडिया की जो अर्बन लिटरेसी रेट है वो कितनी है? मतलब शहर में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 84 लोग लिटरेट। और ये मैं बोल रहा हूँ कि 84 लोग अगर शहर में हैं तो वो पढ़े लिखे हैं 84 लोग पढ़े लिखे हैं। अगर लखनऊ में 100 लोग घूमते हैं तो 84 लोग पढ़े लिखे लगते हैं तुमको? लिटरेट है वो। एजुकेटेड और लिटरेट में अंतर क्या होता है? साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर क्या होता है? साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर क्या होता है? साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी आएगी। देखो, साइंस होता है कि तुमने कोई चीज़ का मैकेनिज्म समझ लिया। टेक्नोलॉजी होता है उसको कमर्शलाइज कर दिया, तुम उसको इम्प्लीमेंट करने लगे। समझ में आ रहा है? तुम एक चीज़ समझी, जैसे साइंस में तुमने जैसे मान लो लॉ ऑफ मोशन सीख लिया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब तुमने वो गाड़ी में क्या लगा दिया? क्लच लगा दिया। किस फिनोमिना पे? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हो गई टेक्नोलॉजी का पार्ट। समझ में आ रहा है कि बॉयंसी के नियम से पेन में रिफिल डाल दो? टेक्नोलॉजी उसका एप्लीकेशन है, साइंस उसकी नॉलेज है। यही अंतर है लिटरेसी और एजुकेटेड में। जब पढ़ाई लिखाई को इंप्लीमेंट करने लग जाओ प्रैक्टिकल लाइफ में, देन यू बिकम एजुकेटेड। समझ में आ रहा है? देश में लिटरेसी कितनी है और एजुकेटेड कितने होंगे? 4। 100 में 4, हाँ। कितने होंगे 100 में? मेरे हिसाब से 2 या 3। चले, रूरल इंडिया कितना एजुकेटेड है? लिटरेट। लिटरेसी रेट। इसके बाद सेंसस पहली कब हुई थी इंडिया में? उस टाइम पे वाइस रॉय कौन था? रिपन। समझ में आ रहा है? क्योंकि 1881 में हम पे कौन रूल कर रहा था? डायरेक्ट क्वीन। देखो 1857 की वॉर से पहले तक हम पे कंपनी रूल करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 में जब क्रांति हुई तो जो वहाँ पे बैठे पार्लियामेंट में सांसद थे ब्रिटेन के, वो चाहते थे ये कंपनी जल्दी से हटे क्योंकि ये लोग करप्शन करते थे, बट उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो जब 1857 में रेवोल्यूशन हुआ तो उनको एक बहाना मिल गया कि तुम क्या कर रहे हो? मिस गवर्नेंस। अब हम ब्रिटिश रूल करेंगे। और ब्रिटिश रूल वो दिखाते क्या थे? इक्वालिटी की बात करता है। अभी तो देखो वहाँ तो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर आ ही गया था, वहाँ पीएम बनने लगा था, है ना? इधर कंपनी रूल कर रही थी। तो 1857 में जब वॉर होगा तो उस वजह से एक लॉ पास होगा 1858 में, चार्टर एक्ट। उस 1858 में क्या बताया जाएगा बताओ? यहाँ से क्या डिफरेंस आ जाएगा? अभी तक जो इंडिया में रूल कर रहा होगा सबसे बड़ा आदमी होगा जनरल ऑफ इंडिया। और जैसे ही ये क्राउन के हाथ में रूल आएगा, अब क्वीन बोलेगी मैं डायरेक्टली रूल करूंगी, लोगों को भेजूंगी, अब मैं अपना एक वाइस रॉय भेजूंगी। रॉय मतलब रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब क्वीन, क्वीन का वाइस, वाइस कैप्टन। तो वाइस रॉय आ जाएगा। इसीलिए 1858 के चार्टर एक्ट के बाद से ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बन जाएगी वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब 1858 के बाद ये काम हो रहा है सेंसस वाइस रॉय रिपन। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। समझ में आया?
करंट अफेयर क्या थी? जल्दी बताओ। हम्म। आगे अगली करंट अफेयर लिखो। अमित शाह लॉन्चेस द भारत पोल पोर्टल। अमित शाह लॉन्चेस द भारत पोल पोर्टल। द भारत पोल पोर्टल डेवलप्ड बाय सीबीआई। अभी जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मान लो कि मैं इंडिया में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करता हूँ, मैं इंडिया में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करता हूँ और मैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड करके भाग भाग जाता हूँ, ठीक। अब मुझे यहाँ की पुलिस चाहती है कि मैं वापस भेज दिया जाऊँ। मान लो मैंने कुछ टैक्स फ्रॉड कर दिया, ठीक। अब मैं भाग गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास। पुलिस में सबसे ऊपर कौन बैठा है? जल्दी बताओ। कमिश्नर। और कमिश्नर को भी तो कोई डिपार्टमेंट चला रहा होगा। होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट। इसीलिए जो स्टेट का होम डिपार्टमेंट होता है, अधिकतर सीएम अपने पास रखता है। इसीलिए जो पुलिस का हेड होगा डीजीपी, वो किसको रिपोर्ट करेगा? सीएम को। तो पुलिस है स्टेट। लेकिन जो आर्म्ड पुलिस होती है, जैसे सीआरपीएफ, जैसे ट्रेन वाली फोर्स, ट्रेन में कौन सी होती है? आरपीएफ। जैसे एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ, जैसे बॉर्डर पे बीएसएफ। और बताओ कोई। एक इंडो टिबेटन बॉर्डर पे आईटीबीपी। अब ये है आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, आधी मिलिट्री है ये सारी किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये जो तुम पुलिस से मिलते हो सिंघम, ये किसके अंडर है? स्टेट के। समझ में आ रहा है? और ये वाले किसके अंडर में है? सेंटर, मतलब सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। होम अफेयर मतलब अमृत, अमित काल। अमित काल ही तो चल रहा है देश में। अब ये सारे फोर्सेज हैं, ये किसको रिपोर्ट करते हैं? होम अफेयर्स को। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये डिफेंस फोर्सेज हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग बना हुआ है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले लड़ने ये जाएंगे, आर्मी वाले। कल को मान लो ऐसा खुदा ना खास्ता और इतना बड़ा बन जाए कि ये बेचारे उतना ना लड़ पाए, तब सबसे पहले ये भेजे जाएंगे। इलेक्शन में इनकी ड्यूटी लगती है। छत्तीसगढ़ में नक्सल से अटैक करना है तो इनकी ड्यूटी है। समझो बात को। अगर देश के अंदर कोई भी मिलिट्री प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनल सिक्योरिटी की, दो दिक्कतें हैं। देश को एक्सटर्नल थ्रेट भी है, तभी तो जॉन अब्राहम डिप्लोमेट जैसी पिक्चर बनाएगा, है ना, पठान। वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है वो इंटेलिजेंस के पार्ट पे देखता है, रॉ कहाँ प्रॉब्लम है। लड़ाई के पार्ट पे आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान से लड़ाई हो जाएगी तो ये पहले लड़ेंगे, है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, वॉर तुमको एयरफोर्स जिताता है। वॉर को हमेशा लंबा टिकाती है आर्मी। आर्मी कभी वॉर नहीं जिताती। आर्मी डिफेंसिव है, आर्मी चेतेश्वर पुजारा है। वॉर तुमको जिताएगा ऋषभ पंत, एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स स्ट्राइक करने का दम रखता है। समझो ना, आर्मी डिफेंड करती है, एयरफोर्स स्ट्राइक करता है। इसलिए तो ब्रिटेन फ्रांस ये सब रूल करते रहे हम पे। और जब तक प्लेन्स नहीं बने थे तब तक नेवी, इसकी नेवी स्ट्रांग होती थी। पोर्चुगल इतना छोटा सा देश है पर नेवी स्ट्रांग थी। इंग्लैंड इतना छोटा सा देश था, नेवी स्ट्रांग थी, पूरा इंडिया पे रूल किया। नेवी स्ट्रांग थी। जब एयरफोर्स नहीं थी तब नेवी थी पावर। आर्मी सिर्फ डिफेंड करती है। समझ में आ रहा है? लड़ने कौन जाएंगे? ये लोग, ये रिपोर्ट तो करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। बीच में पोस्ट और बन गई है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके ऊपर कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर, ठीक। ये सब किसको रिपोर्ट करेंगे? कौन से काल में, है ना। अब मान लो, अब इधर इनके पास सीबीआई की आती है। इंटेलिजेंस पार्ट पे अगर देश में कोई सिक्योरिटी थ्रेट होती है और देश के बाहर की होती है तो रॉ इन्वॉल्व होता है और लड़ती है आर्म फोर्स। इंटरनल सिक्योरिटी कोई होती है, जैसे यहाँ नक्सल अटैक हो गए, यहाँ मुंबई में बॉम्बिंग हो गई, समझ में आ रहा है, तब तुम्हारे लिए ये लड़ते हैं। और तुम्हारा जो इंटेलिजेंस, जो वहाँ रॉ कर रहा था, वो कर रहा होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसा काम किसका है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले स्टोरी कहाँ शुरू हुई थी? मैं यहाँ से 4,000 करोड़ का टैक्स फ्रॉड करके भाग गया हूँ, है ना। इनकम टैक्स वाले परेशान है। इनकम टैक्स आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इनकम टैक्स वालों ने बोला कि गया ये, तो इनके पास, सिंघम के पास, तो इधर आएगा मामला। और कौन सा काल चालू होगा? ठीक। अब अब इसी में मैं पहुंचूंगा किसके पास? कि उसको लेके आओ। अब बाहर तो कुछ तो है नहीं, तो हमने एक इंटरनेशनल पुलिस बना रखी है। किसने बना रखी है? यूएन ने, जिसका नाम है इंटरपोल। ये इंटरनेशनल पुलिस है।
इसमें अलग अलग देश के जो बढ़िया बढ़िया लोग होते हैं वो इसमें भेजे जाते हैं सर्विस करने, है ना। ये न्यूट्रल पुलिस है, ये दुनिया की पुलिस है, समझ में आ रहा है। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। अब इंटरपोल, सीबीआई के पास प्रॉब्लम पहुंची इनकम टैक्स से, सीबीआई जाएगा किसके पास? इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन में। लियोन कहाँ पे है? फ्रांस में। जैसे लखनऊ है इंडिया में, जैसे फ्रांस में कोई शहर है लियोन, समझ में आ रहा है। फ्रांस में सिर्फ पेरिस नहीं है ना, किसी फ्रांस में पेरिस ही है, पेरिस के अलावा भी तो फ्रांस है। वैसे वहाँ पे लियोन शहर है, लियोन शहर में कौन बैठा है? इंटरपोल, है ना। इंटरपोल से पास जाएगा सीबीआई। अब इंटरपोल पकड़ ढूंढेगी मुझको, ये कार्ड इशू करती है, रेड कार्ड, वो सब काम से इंटरपोल मुझे ढूंढेगी और मुझे हैंड ओवर किसको करेगी? सीबीआई मुझको किसके पास भेजेगी? अब इसमें कौन परेशान हो रहा है? सीबीआई तो परेशान हो रही है। कांड हुआ था उधर, है ना, पकड़ा उसने, ये क्या कर रहा है? ये सीधे इधर चला जाता, है ना। 21st सेंचुरी है ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ चुपचाप लिख के भेज देगा, समझ में आ रहा है। बस उसी चीज़ के लिए ये पोर्टल लॉन्च हुआ है। और बनाया किसने? सीबीआई। क्यों बनाएगा, प्रॉब्लम किसकी थी? तो सीबीआई ने एक पोर्टल बना दिया भारत पोल, कि भैया तुम सीधे इस पे कंप्लेन करो, और जैसे ही तुम भारत पोल पे कंप्लेन करोगे, कंप्लेन किसके पास चली जाएगी? याद कैसे रखोगे? इंटरपोल, भारत पोल। इंटरपोल से जोड़ने वाला ऑर्गेनाइजेशन भारत पोल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भारत पोल कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? भाई बनाया इसने होम में, फीता काट गया कौन? तो किसके अंदर होगा? होम। समझ में आ गया। मैं लिख लूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चले आगे। आगे लिखो पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूट्स, ये हटा दूँ, ये हटा दूँ। पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूट्स 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स। पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूट्स 65 lakhs स्वामित्व कार्ड्स। समझ में आया? बताओ। ये मैंने कराया भी हुआ है, और ये भी न्यूज़ में 3 4 बार और आएगा, मतलब अभी जब तक एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अभी चीज़ होती रहेगी देश में। क्या है ये? जल्दी बताओ, क्या है ये? हाँ हाँ, मिनिस्ट्री में आएगा। कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा? होम में क्यों आएगा? होम के पास और कोई काम ही नहीं है, इतना बड़ा काम है होम के पास, और पूरा काल चल रहा है। ये कौन सी जमीन के टुकड़े हैं, उनकी चकबंदी करने का काम ले लेंगे? चकबंदी तो हो रही है, तो दिए जा रहे हैं। इतना आगे भी तो आंसर करो। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अरे जमीन वमीन के ज्यादातर कहाँ पे हैं? पंचायती राज मिनिस्ट्री को दे दो, प्रधान जी निपटेंगे खुद ही। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल पंचायती राज कब होता है? नेशनल पंचायती राज, जल्दी बताओ। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को तो भीमराव अम्बेडकर जयंती होती है। जल्दी बताओ। 24 अप्रैल एवरी ईयर। 24 अप्रैल क्यों? ये भी पूछा हुआ है, और क्यों पूछता है ये भी पूछा हुआ है। 24 अप्रैल क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पहली, देखो समझो बात को, इंडिया में 3 टीयर पे गवर्नमेंट चलती है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और नीचे जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रधान जी, पार्षद। ये भी तो एक गवर्नमेंट ही, तभी तो इलेक्शन होते हैं इनके, है ना। गांव में है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट, और शहर में है तो अर्बन लोकल बॉडी बोल दो, या फिर म्यूनिसिपैलिटी, यही तो बोलते हैं शहर में। और गांव है तो पंचायती राज, या फिर रूरल लोकल बॉडी। समझ में आ रहा है? अब देखो, इंडिया में गांधी जी ये चाहते थे, क्या चाहते थे गांधी जी? ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी का मेन एम क्या है? डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? और पूछ ले कभी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? देखो, डेमोक्रेसी मतलब, डेमो मतलब होता है पीपल, जैसे हिंदी के लिए संस्कृत, इंग्लिश के लिए लैटिन। लैटिन में डेमो मतलब होता है पीपल, और क्रेसी मतलब होता है पावर। पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल।
अब डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर एक देश में सिर्फ 100 लोग रहते होते तो मैं हर फैसले के लिए वोट करा लेता। पर अब इंडिया को राफेल खरीदना है या नहीं खरीदना है, इसके लिए 140 करोड़ लोगों से वोट कराएं, उतने का तो राफेल नहीं आएगा जितने का इलेक्शन होगा। और कोई काम नहीं होगा देश में, रोज इलेक्शन होगा। आज सुबह जा रहे हैं फैसला करने रोड बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हम करेंगे क्या, हम अपनी पावर किसको दे देंगे? नेता का मतलब क्या है? नेता तो हमने अपने कॉनोटेशन दे दी ना, डिफरेंट डिफरेंट। असलियत में नेता का मतलब क्या था? एक ऐसा आदमी जो मेरी बात नेशनल लेवल पे रखेगा जाके। असली मतलब तो नेता का यही था। नेता बनने का मोटिवेशन क्या था? या नेता नाम का कॉन्सेप्ट, पॉलिटिशियन आया कहाँ से, वर्ड कहाँ से आया पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियंस क्यों चाहिए? समाज सेवा, या जो जो ऐसा आदमी जो तुम्हारी वॉइस नेशनल लेवल पे पहुंचा तो सके, तुम्हारे इश्यूज पे बात कर सके। यही तो बेसिकली सांसद बनने का मतलब। और क्या था रियल मोटिव, क्या था? टू रेज योर वॉइस। क्योंकि इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है? तो अब जितनी डेमोक्रेसी रूट में जाएगी उतना देश के लिए अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली तो हम चाहते क्या है? पावर्स इन द हैंड ऑफ पीपल। वो तो हम रोज रोज वोटिंग नहीं करा सकते। इसीलिए हमने नेताजी को चुन लिया कि नेताजी मेरी बात सही माध्यम से सही लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसीलिए गांधी जी के इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सर्वोदय। सर्वोदय समझ गए? सबका उदय हो। सर्व मतलब ऑल, उदय मतलब उदय, है ना? तो पीपल और पावर, डेमोक्रेसी। अब रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी। तो इंडिया में सबसे पहले टीयर 3 गवर्नमेंट बनाई गई 1959 में। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम है नागौर। नागौर में 24 अप्रैल का दिन था। इसीलिए उसके बाद से हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करने लगे। क्या? नेशनल पंचायती राज डे। 24 अप्रैल को केशवानंद भारती केस होगा, 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर की हैप्पी बर्थडे होगी। ऐसे याद रख लो। ठीक। अब देखो, अभी तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब एक ऐसी किताब जो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर दे। एक बुक। क्योंकि इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर पीएम भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई जज भी नहीं है। समझ में आ रहा है? पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट जज का, है ना? तो इसलिए एक राइटर है सुभाष कश्यप कश्यप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी किसी देश में है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, मतलब कि किसी देश में सबसे ऊपर कौन बैठा है। तो कुछ देश ऐसे हैं जब पार्लियामेंट सबसे ऊपर बैठी है, वो जो बोल दे वो कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ब्रिटेन, पार्लियामेंट सबसे पावरफुल है। समझ में आ रहा है? पर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे पार्लियामेंट से भी ज़्यादा कौन पावरफुल है? कॉन्स्टिट्यूशन। वो चेंज नहीं होगा, उसका एक बेसिक ढांचा चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब ये बेसिक ढांचा उसका क्या है, ये कौन बताता है? क्या उसकी कोई लिस्ट है? अब इस पे आते हैं। तुम बस ये समझ लो, किसी चीज़ को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए, किसी चीज़ को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए, तो देश उस चीज़ की बहुत ज़्यादा पावर्स बढ़ जाती हैं, है ना? उसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला रूरल लोकल बॉडीज को 73rd अमेंडमेंट से। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत। मतलब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी होता है। तो जब वो मेजर मेजर बार चेंज हुआ है तो वो सवाल पूछता है एग्जाम में। जब जब वो मेजर बार चेंज हुआ है, तो ये भी तो एक मेजर चेंज है कि हमने कुछ पावर सेंटर और स्टेट के हाथों से लेके नीचे ब्लॉक प्रमुख जी को दे दी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो भी क्या है, जनता की आवाज़। तो बहुत सारे पावर्स किसके हाथ में आ जाते हैं? रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी। 73rd बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया तो ये इंट्रोड्यूस किया, और 74th बार चेंज किया तो ये इंट्रोड्यूस किया। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ईयर कौन सा था? 1993। अब कुछ लोग बोलेंगे 92 मैंने पढ़ा है। 92 में कानून आया, इंप्लीमेंट 93 में हुआ है। एग्जाम में 92 93 में, तुम 93 मत करना। आपका हो सके एग्जामिनर 92 बोल दे। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इंप्लीमेंट हुआ कब कानून। जैसे एनसीए कब आया? बिल के फॉर्म में पढ़ा रहा, इंप्लीमेंट 93 में हुआ है। तो कुछ अच्छी बुक्स देखोगे वहाँ 93 मिलेगा। ठीक। 92 भी कुछ में मिलेगा। पर इंप्लीमेंट कहाँ हुआ है? अगर 93 ऑप्शन में नहीं है तो 92 मार्क कर देना। समझ में आ रहा है? ठीक। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा देखो, इससे एक क्वेश्चन और आता है। अब जब नीचे ये बॉडी बनाई जाएगी तो इसकी पावर्स लिखी जाएंगी, है ना? भाई इन दोनों की पावर्स छीन ली, सेंटर और स्टेट की, तो इनकी पावर्स नीचे दोगे, कुछ तो दोगे ना काम करने को। तो एग्जाम में पूछता है इसको कितनी, इसको पावर मिली। देखो इसको 29 आइटम्स मिल गए। कितने आइटम? बड़ी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में 29 आइटम्स, और इसको मिले 11 आइटम्स। कि तुमको मैं 11 चीज़ें दे दे रहा हूँ, इस पर अब तुम लॉ बनाओगे, तुमको 29 चीज़ें। जैसे रोड टैक्स कलेक्ट कर लिया, कोई फेयर लगता है तो ये लोग टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। गली में नाली बननी है तो ये लोग बनाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अगर रोड बननी है तो
ये लोग बनाएंगे, इनको कुछ पावर्स दिए गए ना, तो इनको 29 आइटम्स, उनको 11 आइटम्स। अब वो आइटम्स की लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड पढ़ा है शेड्यूल, शेड्यूल मतलब लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट लिस्ट है, उन्हीं को क्या कहते हैं शेड्यूल। शुरू में कितने शेड्यूल थे? 8, अब कितने हैं? 12। तो 8 तो 1950 में ही थे, उसके बाद बढ़ के कितने हो गए हैं? 12। ये 11th नंबर का था, 11th शेड्यूल, और ये 12th शेड्यूल। समझ रहे हो? इससे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो रूरल लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया? ये आया 73rd से, आया 74th से। इसमें कितने आइटम्स हैं? 29। इसमें कितने हैं? 11। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या कोई शेड्यूल ऐड हुआ? यस, ऐड हुआ। कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ? 11 शेड्यूल। और म्यूनिसिपैलिटी 12 शेड्यूल। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, इस पंचायती राज इंस्टीट्यूट का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यस, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो रही है। इसलिए तो तुम देखोगे जो ये वाले चुनाव होते हैं प्रधानी के और ये सारे चुनाव, तुम अपने घर में जाके पूछना, 1992 के बाद इसमें कंपटीशन बढ़ गया। बहुत लोगों के घर में बताते होंगे अरे हमारे घर में प्रधान थे, क्योंकि तब कंपटीशन ही नहीं होता था, गांव आपस में बना लेता था, कोई फंड थोड़ी आते थे, तो क्यों फियर्स कंपटीशन होगा? जब 1992 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है बनेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जैसी चीजें बनेंगी। जब ये बनेंगी तो बजट में इनके पास पैसा आएगा, इनके पास पैसा आएगा तो ये नीचे भेजेंगे ना प्रधान जी के पास। तो पैसा आना जब शुरू होगा, जब कुछ पावर्स मिलेंगी कि गांव में 29 आइटम तुम्हारे अंडर आते हैं, तभी तो कंपटीशन होगा। इसलिए तुम ये देखोगे ये वाले इलेक्शन 1990 के बाद पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि 1992 के बाद ही उसमें आया है, पहले पावर ही नहीं थी। इसलिए तुम देखोगे पोस्ट जो है वो पुराने लोग में बहुत खौफनाक होते हैं। कलेक्टर साहब, ठीक है, जनरेशन में उतना क्रेज नहीं है, क्यों? क्योंकि सोचो ना, ये पहले जितने आइटम्स हैं, ये भी किसके अंडर आ जा रहे हैं? डीएम साहब के। सेंटर सारा पैसा किसके पास भेज रहा है? डीएम साहब के पास। तुम आपस में परेशान हो ना। पावर तो रही है, और वो डीएम तो बाहर कहीं कहीं आया हुआ बंदा है। समझ में आ रहा है? इसके आने से ग्रास रूट पे पावर आया है। अब ये तुम डिसाइड करो ये चीज़ अच्छी है या बुरी, ये मैं नहीं बताऊंगा। चले, चलो आप न्यूज़ लिखो, ये सब लिख लिया? नहीं लिखा? लिखो। इंडिया विल होस्ट, इंडिया विल होस्ट द 28th कॉन्फ्रेंस, इंडिया विल होस्ट द 28th कॉन्फ्रेंस, इंडिया विल होस्ट द 28th conference of speakers in the commonwealth। इसका मतलब, इसका मतलब इसका मतलब क्या है? पहले बताओ स्पीकर ऑफ इंडिया कौन है? ओम बिरला। स्पीकर लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है? जल्दी जल्दी समझते चलते हैं। पार्लियामेंट का पहले मतलब बताओ। लोकसभा, राज्यसभा, और कभी भूलना मत। ठीक, ठीक। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? पहली चीज। ठीक। स्टेट लेवल पे आ जाओगे, स्टेट पे आ जाओगे, तो यहाँ पे कौन बैठा है? स्टेट में भी क्या बनेगी? स्टेट की भी एक पार्लियामेंट कह सकते हो, बस पार्लियामेंट वर्ड नहीं होगा। स्टेट में क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जिसको बोलते हैं। अगर किसी स्टेट में होगी तो विधान परिषद होगी, है ना? इंडिया में 6 स्टेट्स में विधान परिषद है, बाकी में विधान, सिर्फ विधान सभा है। ठीक। और यहाँ पे कौन बैठा होगा? गवर्नर। ये सेंटर पे व्यवस्था है और ये स्टेट पे। लोकसभा में 545 मेंबर हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। स्टेट के हमें याद नहीं करने, बस स्टेट में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा किसके पास है? यूपी, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यूपी में है, लगभग 440 के आसपास विधायक हैं, है ना? 440 या 421, याद नहीं रखना। मैक्सिमम किसके पास है? यूपी। ये 6 स्टेट्स के पास होमवर्क है, ये 6 स्टेट्स याद कर लेना, क्वेश्चन पूछता है, बता रहा हूँ। ठीक, 6 स्टेट्स। अगली बार मैं तुमको इसका निमोनिक बता दूंगा याद करने का। अब देखो, यहाँ पे बैठा कौन है? गवर्नर। अब ये 545 लोग असेंबल हो गए, चुनाव जीत के 545 लोग आ गए। कौन आ गए? वॉइस ऑफ द नेशन। अरे भाई, वॉइस ऑफ द नेशन ही तो आई है, कि लखनऊ ने हमको भेजा है सर, कानपुर ने हमको भेजा है, बैंगलोर ने हमको भेजा है, ले से मैं आया हूँ, मैं भोपाल से आया हूँ, मैं इंदौर की बात बताऊंगा, वही तो करने गए हैं वो। ऐसे 545 लोग असेंबल हो गए।
अब इमेजिन करो यहाँ 545 लोग बैठे हैं। अब कोई भी कहीं भी बैठ जाएगा, लेकिन सिविलाइज्ड है तो पहले दिन कोई भी कहीं भी बैठ जाएगा। पहले दिन तो बैठ ही जाएगा कि पहले दिन ही नहीं बैठेगा। अब वो 545 लोग सोचेंगे, उनको ये तो पता ही होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स कौन लेके आया है। तो अच्छा ये लेके आया है, तो अब वो उसकी बात तो नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अब वो लेजिस्लेचर तो है ही ना। राहुल गांधी भले को एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, मंत्री नहीं है, बट लेजिस्लेचर तो है ही। और गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो क्यों बात माने? मैं एमपी तो हुई, है ना। अब वो लोग बोलेंगे जो सबसे बूढ़ा है, बूढ़ा मतलब सबसे सीनियर, जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्शन किया है, उसको सेंटर पे ले आओ, उसको सेंटर पे ले आओ, और उसका नाम रख दिया जाएगा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, ये कौन होता है? यूजुअली ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट इन द हाउस। अब प्रोटेम स्पीकर आ गया, प्रोटेम स्पीकर कराएगा इलेक्शन क्लास के अंदर ही। समझ में आ रहा है? किस चीज़ का इलेक्शन? की क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा, जो क्लास की मेन कुर्सी है वो कौन बैठेगा, मीटिंग कौन स्टार्ट कराएगा, मीटिंग कौन एंड कराएगा, कौन किसको टाइम अलॉट करेगा, किसको क्वेश्चन देने का राइट देगा, कि रवि किशन जी आप बोलिए, कौन बोलेगा? मॉनिटर। समझ में आ रहा है? लोकसभा का मॉनिटर का नाम रख दिया स्पीकर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्पीकर के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, फिर 545 ओनली लोकसभा मेंबर्स। क्यों? अरे भाई मैं उन्हीं का तो नेता, उस पर राज्यसभा क्यों वोट डालेगा? अभी क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ ट्रैप फंसेगा। स्पीकर के इलेक्शन में, स्पीकर के इलेक्शन में ओनली लोकसभा। लॉजिक है क्योंकि उसके पीछे, मैं रटा तो रहा नहीं हूँ। अब राज्यसभा देखो, राज्यसभा में कौन बैठा है? राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स के एमएलए हैं, है ना। तो राज्यसभा में 245 सीट्स हैं। राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका दूसरा नाम है। इसका एक नाम है अपर हाउस। जैसे इंडिया में लोकसभा है ना। हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है पार्लियामेंट्री, कि प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा। देखो, इंडिया ने ब्रिटेन से कॉपी क्या किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। मेरे यहाँ पीएम होगा, तुम्हारे यहाँ पीएम होगा, तुम्हारे यहाँ क्वीन होगी, मेरे यहाँ प्रेसिडेंट होगा, है ना। अब जैसे तुम्हारे मेरे यहाँ लोकसभा होगा, तो तुम्हारे यहाँ पे लोअर हाउस होगा। लोअर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनता आ रही है चुन के, जनता जनता में आपस में चुन रहा है ना, तो लोअर हाउस। उनका एलिटिज्म उस दिन भी बरकरार था। और जिसको रानी भेजती थी, जिसको रानी भेजती थी, उसको बोलते थे ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स। समझ रहे हो? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, जिसको तो हिंदी में बोलते लाट साहब। यही तो बोलते लाट साहब। आज भी देखो इंडियंस में कितना हैंगओवर है, जब भी कोई ज्यादा परेशान करता है तो क्या बोलते हैं? कि लाट साहब बन रहा है। लाट साहब मतलब लॉर्ड, लॉर्ड साहब, लॉर्ड रिपन। आप समझ रहे हो कुछ क्या करते होंगे उस टाइम पे, कि आज भी लोग बोल देते हैं लॉर्ड साहब। ये तो होता है लॉर्ड साहब। तो ये था हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या लिख दिया यार। ये लोकसभा में होगा लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा में होगा अपर हाउस, राज्यसभा में होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ, और ये होगा हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, और ये होगा हाउस ऑफ लॉर्ड। समझ में आया? अब इंडिया में देखो, इधर बैठी थी क्वीन, इधर बैठे थे प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे तो लॉर्ड्स थे उनके, लॉर्ड, जिसको जैसे जिसको क्वीन ना तलवार लगा देती थी, नाइटहुड, उसको बोलते हैं नाइटहुड। अगर तुम अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करोगे या रॉयल फैमिली के होगे, दो कंडीशन है, तो तुमको क्वीन, नाइटहुड का एक प्रोसेस होगा, नाइटहुड। जैसे अपने यहाँ वो प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं, तो उसमें क्वीन आपके ना गर्दन पे तलवार लगाती है, और मतलब ये रिकग्नाइज करती है कि ब्रिटिश एम्पायर तुम्हारी सर्विसेज के लिए तुमको थैंक यू बोलता है, तो उसको बोलते हैं नाइटहुड। नाइटहुड के बाद तुम एलिजिबल हो जाते हो सर लगाने के। सचिन तेंदुलकर को भी ऑफर हुआ था ये, पर इंडिया में अलाउड नहीं है, क्योंकि हम ब्रिटिश सॉवरेनिटी नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया मानता है, वेस्ट इंडीज़ मानता है, न्यूजीलैंड मानता है। तो देखो वहाँ पे तुमको मिल जाएंगे लोग, सर विवियन रिचर्ड्स। समझ में आ रहा है? वो वेस्ट इंडीज़ का जब भी तब वही होते थे कौन? लॉर्ड्स। समझ में आ रहा है? अब हमारे पास तो ये लोग है नहीं, इस टाइप का प्रोसेस है नहीं, कौन लगाएगा तलवार? प्रेसिडेंट खुद ही चुना हुआ आदमी है, रिपब्लिक है तभी तो हम, रिपब्लिक का मतलब है जो हाईएस्ट पोस्ट है वो इलेक्टेड है। ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक, ये हाईएस्ट पोस्ट रिजर्व्ड है रॉयल फैमिली के पास, इंडिया में नहीं है, आप भी बन सकते हैं। ठीक। अब इन दोनों में क्या बता रहे थे हम? स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अब ये मैं बता क्यों रहा था ब्रिटेन और इंडिया, बताओ क्यों बता रहा था? हाँ, तो हमने पार्लियामेंट्री वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। अब देखो, हाँ, अब हमारे पास ये जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, लॉर्ड जैसा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो हमने क्या किया? अब ये स्टेट्स रो रहे थे, जब इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हुआ, तो भाई हैदराबाद भी जोड़ लिया, यूपी भी जोड़ लिया, सब जोड़ लिया किसने? सरदार पटेल ने, है ना। इसलिए सरदार पटेल को बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। सारे इंटीग्रेट कर दिए स्टेट्स। अब इंटीग्रेट कर दिए तो स्टेट से इतनी सारी पावर छीन ली। पावर्स कैसे छीन ली? शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 क्या कहता है? कि 3 पावर्स डिवाइड होंगी 3 लिस्ट में, है ना। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और
कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर में सेंटर की पावर, स्टेट में स्टेट की, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, आर्मी मिलिट्री सब सेंटर के पास थी, ये परेशान थे, इनको ये डर लग रहा था क्या होगा, सेंटर हम पे हमला कर लेगा या सेंटर मेरी कल को सारी पावर खींच लेगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको बोलते हैं फेडरल। फेडरल क्या होता है, देखो फेडरल भी लैटिन वर्ड से निकला है, फेडरल भी लैटिन वर्ड से निकला है, जैसे डेमोक्रेसी निकला है, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स पावर, पावर इन द हैंड ऑफ पीपल। फेडरल भी वर्ड है लैटिन से, लैटिन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, तुम किसी के घर किराए पे रह रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सबसे पहले रिटर्न में होगा, एक चीज़ डिसाइड होगी, पहले तो रिटर्न में होगा। दूसरा एक पंगा आएगा कि कल को हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो सुनेगा कौन, अरे मेरे भाई तुम कहीं कमरा लेने गए, कॉन्ट्रैक्ट अगर तभी फाइल मान लो तुम कॉन्ट्रैक्ट के साथ रूम ले रहे हो, है ना। तो जब कोई भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सबसे पहले पेपर वर्क होगा। इसलिए तुम देखो जितनी भी कंट्रीज में फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट जहाँ पावर डिवाइडेड होगी। अब अगर सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो कोई सुनने के लिए भी बैठा होगा, इंडियन जुडिशरी। फेडरल कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि फेडरल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, सेंटर और स्टेट। फेडरल मतलब पावर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी होगी, बस इंडिया में बायस है, सेंटर को हमने बहुत ज्यादा पावर दे रखी है। यूएस में उल्टा है, यूएस में ये जो फेडरल है ना, ये एकदम मजबूत है, जितना पावरफुल यूएस है उतना ही पावरफुल वहाँ का स्टेट भी होता है। उनके बीच में प्योर कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे बीच में प्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब हम परेशान, स्टेट्स परेशान की यार कभी हमारी पावर छीन लेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, सेंटर ने, देखो ऐसा करो, तुम अपनी स्टेट में गवर्नमेंट चलाते रहना, तुमको पावर दे देता हूँ किसमें, स्टेट लिस्ट में, लेकिन साथ में जो तुमको नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ कहना हो तो तुमको राज्यसभा में कुछ सीट्स दे दूंगा, और तुम राज्यसभा में अपने मेंबर्स भेज देना। वो मेंबर्स भेजे कैसे जाएंगे, जो तुम्हारे एमएलए होंगे वो वोट कर देंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट की भी इनडायरेक्ट, समझ में आ रहा है। इसीलिए राज्यसभा क्या कहलाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और अपर हाउस, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, समझ में आया। ठीक। अब देखो, राज्यसभा में बैठ गए ये सारे अलग अलग स्टेट से आके लोग, अगर कल को क्वेश्चन पूछे राज्यसभा में सबसे ज्यादा एमपी किस स्टेट से आते हैं, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा एमएलए होंगे, यूपी, समझ में आया, सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके पास हैं, यूपी के पास। अब यहाँ पे बैठ गए राज्यसभा में मेंबर्स, लोकसभा में बैठे थे, ये होते हैं इलेक्ट 5 ईयर्स के लिए, ये इलेक्ट होते हैं 6 ईयर्स के लिए। इनका इलेक्ट समझ रहे हो कौन करता है, एमएलए, राज्यसभा मेंबर, इनको हम लोग चुनते हैं। अब राज्यसभा में बैठे हैं, जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का कौन होता है, चेयरमैन। समझो बात को, दोनों का काम सेम है, लोकसभा में बैठा आदमी स्पीकर कहलाता है और राज्यसभा में बैठा आदमी चेयरमैन कहलाता है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा ही होगा, समझ में आया। प्रोटेम स्पीकर कौन है, जो फ्रेशली इलेक्ट होकर आया है, इलेक्शन करा रहा है, ठीक। स्पीकर कौन है, जो लोकसभा में बैठा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज कंडक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, देखो पहला क्वेश्चन, द इलेक्शन ऑफ स्पीकर्स, द इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज डन बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, क्योंकि उनको अपने मतलब का नहीं चाहिए अपना मॉनिटर। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ट्रू और फॉल्स, क्यों फॉल्स, वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट तो देश का वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर थोड़ी है। वाइस प्रेसिडेंट तो वो है ना, जो अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, प्रेसिडेंट पागल हो गया या प्रेसिडेंट कहीं जा रहा है तो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, और प्रेसिडेंट तो देश की ड्यूटी है। तो वाइस प्रेसिडेंट तो ऐसा आदमी है ना जो प्रेसिडेंट को रिप्लेस करेगा, अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे ही इतना पावरफुल आदमी है, मोदी जी आज चाहे तो चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अमित काल चल रहा है तो अच्छा, तो अमित शाह खुद नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते अमित शाह, हाँ द्रौपदी मुर्मू बन गई वो नहीं बन सकते, बन सकते हैं, बनना चाहते नहीं है, प्रेसिडेंट के पास पावर ही क्या है, साइन करना ही करना है। द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे काम करना ही करना है। इस लाइन का इंदिरा गांधी जी ने इतना फायदा उठा लिया था कि इंदिरा गांधी जी ने फोन किया था फखरुद्दीन अली अहमद, उस टाइम के इंडिया के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है मैं 11 बजे नहा रहा था अपने वॉशरूम में, और 11 बजे जब मैं बाहर आया तो मेरे पास फोन आया, उनके उनके जो बंदे थे असिस्टेंट, उन्होंने फोन बताया कि मैडम का फोन है, अब पीएम का फोन, पीएम ने तो बनाया प्रेसिडेंट, फोन उठाते हैं वो,
तो उनसे बोल वो उन्होंने उन्होंने बोला सुबह 6 बजे इमरजेंसी लगा दे, तो लगा दी ना इमरजेंसी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलता है। अब उसके बाद हमने अमेंडमेंट किया, पढ़ना नहीं है, ये कांड हो गया। और जब इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई, तब मोरारजी देसाई ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और लिखा कि ये जो एडवाइस होगी ये रिटर्न होगी, नहीं तो आगे जाके लोग इसका ऐसे फोन पे चलो लगा दो इमरजेंसी, और लगा, फोन इमरजेंसी लगाई थी। ये भी पूछने का पावर नहीं क्यों? समझ में आ रहा है? अब वाइस प्रेसिडेंट, अरे लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के पावर है ना यार, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज है। वॉर करना है तो चाहे मोदी जी कितना भी रोते रहे, अनलेस प्रेसिडेंट डज नॉट साइन, वॉर नहीं होगा। मान लो समय नहीं करे तो, वो भी है, पावर्स है, वो उतनी में डिटेल में पढ़नी नहीं होती, वीटो पावर्स। एक दो पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, वो यस नहीं करा सकता, पर प्रेसिडेंट उस पर साइन ही ना करे तो। लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट साइन ही नहीं कर रहा, फोर्सफुली साइन नहीं करा लोगे ना। कुछ में कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि अगर 14 दिन में साइन नहीं किया तो साइन माना जाएगा। लेकिन कुछ में ऐसा भी है कि प्रेसिडेंट अपने पास जितने दिन चाहे होल्ड पे डाल दे, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। उतना पढ़ना नहीं होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, और इतनी मोटी किताब में ये सब लिखा है क्या जो तुम्हें एग्जाम में पूछता है बस? कि लोकसभा रहेगी, राज्यसभा रहेगी? नहीं, अंदर ये सारी चीज़ें तो डिटेल में लिखी हुई हैं कि किसके पास कितनी पावर होगी। तभी तुमने नायक मूवी नहीं देखी है? नायक मूवी देखी है? नहीं देखी है? नायक मूवी नहीं देखी है? उसे पूछता नहीं है वकील से वो, क्या वकील साहब इसमें कुछ हो सकता है, इसको एक दिन का सीएम बना सकते हैं? तो बोलता है अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर। सुनना कितनी उल्टी सीधी बात बोलता है। बोलता है "हाँ, बना सकते हैं सर"। तो इसीलिए तो पूछता है, वही वहाँ पे वही सब तो लिखा हुआ है। ठीक। अब देखो, यहाँ पे कौन बैठा है? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पूछ ले कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स। वाइस प्रेसिडेंट का पब्लिक इलेक्शन नहीं होती। समझ में आया? पक्का? आर्टिकल 80 80 सब लिख लिया? क्या क्या लिखा है इसमें तुमने? और ये सब? हाँ, एक एक लाइन में क्वेश्चन है भाई। चलो अभी सुनते चलो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लेना और लिखो आगे। हाँ, फेडरल फेडरल लिख लेना भाई, पूछ लेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेडरल पॉलिटी। फेडरल का मतलब क्या होता है? और फेडरल वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? इसलिए तुम देखा होगा एक बैंक का नाम है फेडरल बैंक, मतलब ट्रस्ट। समझ में आ रहा है? चलो आगे लिखो। आखिरी में न्यूज़ तो ये थी ना, 28वीं कॉन्फ्रेंस होगी कहाँ पे? कहाँ पे होगी कॉन्फ्रेंस? इंडिया में होगी। किसकी कॉन्फ्रेंस होगी? स्पीकर्स और डेप्यूटी स्पीकर्स की मीटिंग होगी कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 2026 में। इसकी स्पीकर्स और डेप्यूटी स्पीकर्स। और ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन से कंट्रीज के होंगे? कॉमनवेल्थ नेशंस के। अब यहाँ से वर्ड आया कॉमनवेल्थ, क्या है? क्या है कॉमनवेल्थ? क्या है कॉमनवेल्थ? देखो, कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है, कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है उन कंट्रीज का जो कभी ना कभी किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के। समझ में आ रहा है? जब इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली 1950 में, जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन किया। तो जवाहरलाल नेहरू जी से लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि एक बात बताओ नेहरू जी, आपने तो प्रियम्बल में लिख रखा है इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपने तो बोला था कि हम ऐसे होंगे। तो तुम कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप जब साइन कर लोगे तो तुम मान रहे हो कि तुम किसके अंडर आ गए? ब्रिटेन के। तो नेहरू जी ने बोला था मैंने साइन सिर्फ एक सिंबॉलिकली किया है, बट हम सोवरेन है। तो कल को कभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि इसमें इसके मेंबर, इसका मतलब वी आर अंडर ब्रिटेन, नहीं, हम सिर्फ इसके मेंबर हैं। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमने कभी कॉमन कल्चर वैल्यू शेयर किए थे। किए तो थे ही, तभी तो लॉर्ड साहब। नहीं किए? आज भी अंग्रेज याद आ जाते, नहीं आते? हाँ, बताओ। सबने तो जीन्स पैंट पहना हुआ है, यही सबसे बड़ा कॉमन कल्चर शेयरिंग है। अगर ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो मैं शर्ट थोड़ी पहना होता अभी। समझ में आ रहा है? कुछ भी पहना होता, मैं मुस्लिम होता तो लुंगी पहनी होती ना, पजामा पहना होता। जीन्स तो मैंने तभी पहना ना। अच्छा बताओ, जीन्स क्यों आया था? जीन्स जीन्स वर्ड क्यों आया? जीन्स क्यों बनाई गई? हाँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलता था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो कहाँ काम करना पड़ेगा? तब की इतनी फैंसी इंडस्ट्रीज थोड़ी थी। जो सर्फ होते थे, सर्फ कौन होते थे? सर्फ होते थे जो किसान काम करते थे खेतों में, दूसरों के खेत में। ओनर नहीं होते थे वो। जो ओनर नहीं होते किसान, उनको सर्फ्स बोलते थे। तो ब्रिटेन और यूरोप में सर्फ्स हुआ करते थे। अब इधर लगाना शुरू करी उन्होंने फैक्ट्री। अब उनको चाहिए फैक्ट्री में काम करने के लिए एम्प्लॉय लेबर। अब पहले गुड़गांव पुणे है, अब तो गुड़गांव पुणे हैदराबाद, तो लोग वहाँ की लग्जरी लाइफ देख के भागते हैं। है ना? अब तो बहुत कुछ बन गया ना, कि यार मैं इससे चलूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, है ना, नाइट लाइफ होगी। पर पहले दिन नाइट लाइफ बन गई होगी फैक्ट्री के आसपास? पहले दिन उसने सोचा होगा कि नाइट लाइफ बनाए, अपने आप एम्प्लॉय आ जाएगा? नहीं। पहले दिन तो फैक्ट्री बोरिंग जगह कहलाई होंगी ना। कोई घर छोड़ के क्यों जाना चाहता होगा? तब इन्होंने फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। जब आप सर्फ होते थे
तब आप 24 घंटे के एम्प्लॉय होते थे, तो काम करते थे स्लेव्स। अब इन्होंने बोला फैक्ट्री का कंसेप्ट आएगा, इसमें शिफ्ट लगेगी। जैसे ही शिफ्ट लगेगी तो 12 घंटे की फ्रीडम आ गई। समझ में आ रहा है? अब ये यहाँ से माइग्रेट करना यहाँ शुरू करेगा। जब यहाँ पे ज़्यादा लोग माइग्रेट करना शुरू करेंगे बिकॉज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये तो जाके बताएगा ना यार मैं तो 12 ही घंटे काम करता हूँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब ज़्यादा लोग मूव करेंगे, वहीं से कंसेप्ट शुरू होगा अर्बनाइजेशन का। शहर से लोग गांव से आना शुरू करेंगे फैक्ट्रियों के पास। जब वो 12 घंटे काम करेंगे तो फिर वो शाम को जाके शाम को क्या करेंगे? जाते ही क्या करेंगे? उस जमाने का भाई आज के जैसा क्यों सोच रहे हो? खेती करने लगेगा जाते ही। अब तो शहर में निकला ही है, उसके पास खेती होती तो गाँव में ही करता। जो लैंड लॉर्ड्स है वो क्यों आएंगे? वो तो लैंड की लॉर्ड है। आज भी इंडिया में कितने लोगों का ये कंसेप्ट है, मेरे पास जमीन है बाहर काम करने के लिए जाऊँ? तो उस टाइम पे तो क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा? यूरोप कोई अलग सोसाइटी थोड़ी है हमसे, बस वो जल्दी मॉडर्नाइज कर गए। अभी आसपास में देखो इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं, पर कितने लोग हमसे ज़्यादा मॉडर्नाइज कर गए ना। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यूरोप कर गया। बाकी कंसेप्ट तो सेम था। जो लैंडलॉर्ड था वो क्यों जाएगा? वो जो वहाँ काम कर रहा था सर्फ, वो जाएगा, स्लेव जाएगा। अब जब ये 12 12 घंटे का शिफ्ट मिलेगा तो इसको 12 घंटे की इंडिपेंडेंस मिलेगी। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होगा डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइफ का भी। देखो कैपिटलिस्ट दुनिया कितनी, सबसे पहले दुनिया में कैसे चल रहा होगा? एक लेमैन रहा होगा, दो सब अर्ली मैन घूमते थे, है ना? अब उसमें कोई ताकतवर आ गया, कोई फिजिकली ताकतवर आया, उसने ज़्यादा लोगों को मारना शुरू किया, उसके पास ज़्यादा फूड आया। अब जब उसके पास ज़्यादा फूड आएगा तो उसके आसपास ज़्यादा लोग आ गए। अभी सब अकेले थे, है ना? गांव में 100 लोग हैं, 100 अकेले हैं। गांव में एक आया जो रोज़ 10 kg मीट लेके आ जाता है, जंगल जाता है तो, है ना? तो उसके पास कुछ लोग अट्रैक्ट होंगे। अब वो बोलेगा ऐसा करो तुम घर पे रहो, मैं लेके आऊँगा, है ना? उसके बदले वो इनसे क्या कराएगा? यही होगा, है ना? वहाँ से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट शुरू होगा किंग का। समझ में आ रहा है? चीज़ें तो यही चल रही होंगी। अब एक किंग तो बैठा होगा, लेकिन हर जगह किंग थोड़ी बैठा होगा। तो यहाँ पे दो टाइप होंगे। इसको कैपिटलिज्म के हिसाब से समझो। दुनिया में मतलब हमेशा दो पार्ट्स में बटी रहेगी। एक कंज्यूमर, ठीक। अब ये प्रोड्यूसर हमेशा स्केल पे ऊपर बैठा होगा और नीचे कंज्यूमर्स बैठे होंगे। यही कंज्यूमर्स उसके क्या हैं? वर्कर्स भी हैं। हम्म। अब उस टाइम पे इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर। अरे भाई तभी तो लोग लड़ाई करते थे। अगर आज लैंड इतना पावरफुल होता तो इलॉन मस्क मार्स क्यों जाता, इंडिया पे अटैक करता? अब लैंड का वैल्यू नहीं है, अब सर्विस सेक्टर आ गया है। तुम्हारे पास 100 कट्ठा खेत हो, 100 बीघा खेत हो, है ना? लेकिन मान लो एक आदमी माइक पे खड़ा है और उसको 2 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो वो तो इतनी सी स्पेस में तुमसे बड़ी इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। इसलिए तो लैंड की लड़ाई नहीं है। मिडीवियल टाइम्स में थी, इसीलिए लोग लड़ने आते थे, उनको कोई शौक थोड़ी था परेशान करने का। लैंड वॉज अ रिसोर्स, तो जिसमें जितनी औकात थी वो उतना आगे तक एक्सपैंड किया। इकोनॉमिकली सोचो ना, नहीं तो घर छोड़ के कोई क्यों आएगा? बट लैंड उस टाइम का रिसोर्स है, एक्सपेंशन है, लैंड है तो एग्रीकल्चर है, कल्चर है तो टैक्स है। मान लो मैं यूपी का राजा हूँ तो अब यूपी के सारे किसान मुझे देंगे ना क्या? टैक्स। अब मैं यूपी का राजा हूँ तो मैं चाहूंगा ना एमपी भी ले लूँ अपने साथ, बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज द मेन इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर में दो पार्टी है, एक है पीजेंट और एक है लैंडलॉर्ड, जिसकी ज़मीन है और जो खेती कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट यूरोप में सर्फडम कहला रहा है। जो यहाँ बैठा है वो क्या है? सर्फ। अब सर्फ परेशान है, किससे परेशान है? लैंडलॉर्ड से, है ना? अभी तक चल रहा है दुनिया में प्राइमरी एग्रीकल्चर, प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर चल रहा है। अब किसी ने स्टीम इंजन बना दिया है और यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, और ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। सबसिस्टेंस मतलब सिर्फ उतना कि मेरी इकोनॉमी चल जाए। यहाँ पे घर में बैठे कुछ लोग, विमेन जो है वो कपड़ा बना दे रही है, फार्मर खेती कर दे रहा है। फार्मर जैसे मान लो कोई सैलो वाला है, बार बार है, तो वो तुम्हारे बाल काट दे रहा है, तुम उसको बदले में कुछ क्रॉप दे दे रहे हो। ये सब चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है। क्लोज इकोनॉमी है, गाँव है। अब यहाँ पे किसी ने स्टीम इंजन बनाया। जैसे ही उसने स्टीम इंजन बनाया, अब उसको ये पता चल गया, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, सब हाथ से काम हो रहा था। तो एक दिन में आदमी मान लो एक स्वेटर बना लेगा, बहुत काम करेगा, दो स्वेटर बना लेगा। समझ पा रहे हो? है ना? अरे कोई अचार बना रहा है तो एक दिन में मान लो 5 किलो अचार बना लेगा। अब स्टीम इंजन आ गया, इंजन आ गया तो आदमी की मेहनत खत्म। अब जो आदमी एक एक केजी चीज बना रहा था वो 100 केजी बना सकता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा किसका? फैक्ट्री का। और फैक्ट्री को क्या चाहिए? वर्कर्स। ये वर्कर्स को कहाँ से अट्रैक्ट करेंगे? उस टाइम पे सिटी सेंटर तो है नहीं, फ्रीडम के नाम पे। अब जब ये यहाँ पे आके सेटल होंगे, है ना? तो अब फैक्ट्री का प्रोडक्शन, फैक्ट्री क्यों लगाई गई है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास पैसा कम पहुंचे, या तो माल महंगा बिक जाए या जो अंदर कॉस्ट जा रही है वो कम हो जाए।
तो अब फैक्ट्री में इसको वर्कर की क्या कम करनी है, सैलरी, ताकि वो वहाँ टिका रहे। अब यहाँ से देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन का कॉन्सेप्ट आता है। इतना डोमेस्टिकेशन था नहीं जितना हम समझते हैं। अब देखो, अगर ये आदमी फैक्ट्री में काम करता, और देखो बच्चे तो सबको चाहिए, है ना, ये तो इंसान करेगा ना, प्रोक्रिएट तो करेगा। अब अगर ये आदमी खुद से काम करता, तो इसको कुकिंग के लिए एक आदमी चाहिए, वॉशिंग के लिए एक आदमी चाहिए, इसकी केयर करने के लिए एक आदमी चाहिए। अगर अब ये सैलरी मांग रहा होता 15,000, उस टाइम पे चलते चलो 15 रुपये, है ना, तो वो ये सारे कॉस्ट ऐड करता तो ज़्यादा सैलरी मांगता। अब जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन का कॉन्सेप्ट आएगा, ये काम करने के लिए कौन आ गया, समझ में आ रहा है। डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन आएगा कहाँ से, उस कल्चर को फिर प्रमोट किया जाएगा। अब इसका रिवर्स क्यों हो रहा है, क्यों आप कैपिटलिस्ट ऐसा कर रहा है। अब देखो, उस टाइम पे जो फैक्ट्री में वर्कर चाहिए था, वो मैस्कुलिन चाहिए था, ताकतवर चाहिए था, क्योंकि तो मेहनत का काम था। अब आईटी है, एआई है, इसमें शरीर की ताकत नहीं लगनी है। तो अब बताओ, मेल ज़्यादा सैलरी चार्ज करेगा या फीमेल, मेल, क्योंकि मेल हैज़ अ फैमिली टू फीड। ये तो ऑब्वियस सच बात है, पहला एक्सपेक्टेशन तो पापा से ही होता है। समझ में आ रहा है। इसीलिए आप देखो कैपिटलिज्म प्योर, अब फेमिनिज्म का नैरेटिव है कि यू शुड गो आउट एंड वर्क, तभी तो मेल मार्केट में बार्गेन कम कर पाएगा। अब अगर सब डोमेस्टिकेटेड रहेंगी, सिर्फ आदमी बाहर रहेंगे, तो सैलरी ज़्यादा मांगेंगे। अब इनके कंपटीशन में औरतें भी ले आओ, ये 20,000 मांगेगा, ये 18 में कर देगी, क्योंकि इसका हस्बैंड भी 20 कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कराना था आज से 200 साल पहले, गधा मजदूरी, मेहनत, तो वहाँ विमेन वीक होती, विमेन वीक होती, तो नैरेटिव क्या चलाना है, डोमेस्टिकेट विमेन। अब जब वो डोमेस्टिकेट होगी, तो ये कॉस्ट बची ना, जब ये पूरी कॉस्ट बची, तो अब वो कम पैसे में भी काम कर लेगा। समझ में आ रहा है। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन तुमको ये सब आना चाहिए, ये सब। चलो, पढ़ क्या रहे थे, हाँ, जीन्स पढ़ रहे थे, चलो आगे लिखो आगे। इसके बाद लिखो, द लेंथ ऑफ इंडियाज नेशनल हाईवे, द लेंथ ऑफ इंडियाज नेशनल हाईवे हैज सर्ज्ड बाय 3% लास्ट। इसका मतलब समझे, इंडिया में नेशनल हाईवे 60% से बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, नेशनल हाईवे बनाता क्या कौन है, इंडिया में नेशनल हाईवे कौन बनाता है, शिव जी, कौन, स्टेट बनाता है। भाई हाईवे तो कौन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट किसके पास है, ना। इसके बाद इस न्यूज़, ये न्यूज़ क्यों पढ़ाई जा रही है, इस न्यूज़ के आते ही हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन गए हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, चाइना। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इंडिया के कौन से स्टेट में है, डेंसिटी समझते हो, एक होता है ज़्यादा, एक होता है कम में ज़्यादा। अब ज़्यादा में तो यूपी ऐसे ही चलाएगा, बड़ा ही इतना है भाई, तो डेंसिटी चेक करो ना, कि पर किलोमीटर पे कौन ज़्यादा बना रहा है, केरला। इसमें हाईएस्ट रोड परसेंट डेंसिटी। इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH1, 14 की 37, ऐसे इससे याद थोड़ी आ जाता है, ये तो या तो आता है या नहीं आता है हाँ, ये एक बार चेक कर लो प्लीज, एक बार दो तीन चीज़ें चेक कर लो, लॉन्गेस्ट और NH1 कौन सा है, शायद वही है। हाँ, अभी चेक कर लो ऐसे याद। हाँ, 44, कौन सा, कश्मीर टू 44, और वन कौन सा है, लॉन्गेस्ट भी यही है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये लॉन्गेस्ट, NH1 ना लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट ये है, और ये कौन सा है, NH1, हाँ अच्छा ठीक, NH
कौन सा है ये? ठीक है। जम्मू कश्मीर टू लद्दाख। इसमें एक चीज़ और लिख लो कि NH1 बनवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी कौन था? कौन था शेर शाह सूरी? है? सिम्बा? है? शेर शाह सूरी। रूपी का कॉन्सेप्ट कौन लाया इंडिया में? रूपी? रूपी करेंसी किसकी थी? शेर शाह सूरी की। मुगल डायनेस्टी आने से पहले शेर शाह सूरी तो था। बाबर को हराया शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी को वापस किसने हरा दिया? हुमायूं ने। समझ में आ रहा है? शेर शाह सूरी के बारे में पॉपुलर जिसने लायन को मार दिया था। अब वैसे पता नहीं, क्योंकि हिस्ट्री तो जो जीत जाता है वो लिख देता है। अभी इस क्लास में लड़ाई हो, वॉर हो जाए, मान लो आधी आधी टीम है, जो जीतेगी वो अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखवा लेगी। नहीं लिखवा लेगी कि चलो यही लिखो। हाँ। और उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं है, तो हिस्ट्री इज रिटन बाय। अच्छा, हिस्ट्री लिखवा लेगी? हिस्ट्री लिखवा लेगा अपने हिसाब से हिस्ट्री? हाँ। तुम लिखवा दोगे? मान लो तुम यहाँ जीत जाओ, कि कोई कोई बैटल हो, कोई वॉर हो जिसमें तुम जीत जाओ, और आज से 200 साल पुराना जमाना हो, तो तुम बढ़ा चढ़ा के लिखवा लो अपने बारे में। जैसे जैसे पहले तुमने 200 लोगों ने 2 लाख लोग मारे थे, तो तुम क्या लिखवाओगे अपने बारे में? अकेले मार दिया कौन लिखवाएगा यार? हाँ। बताओ बताओ, हाँ। क्या लिखवाओगे कि मैंने 2 करोड़? मारना पड़ेगा फिर लिखो। नहीं, मैं तुमसे एक इमेजिनरी वो रख रहा हूँ, एक सिचुएशन, कि इस बात में तुम बिलीव बिलीव करते हो या नहीं करते हो कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स? इतिहास वही लिखेगा जो जीतेगा। क्यों? क्योंकि देखो, समझो, 2 लोगों में वॉर हुआ, है ना? अब ये एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। अब उस टाइम पे बैटल होती थे, तो पार्टी बी जीत गई, तो अब पार्टी बी तो रूल करेगी उस जगह पे। अब जब पार्टी बी रूल करेगी, तो यहाँ पे बैठा कोई पोएट, यहाँ पे बैठा कोई पोएट, यहाँ पे बैठा कोई पोएट, अगर इसके अगेंस्ट लिखेगा तो वो तो सेडिशन हो जाएगा। सेडिशन हो जाएगा। हाँ। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी ये कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज ये है हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स, लेकिन अभी भी डिसेंट तो बहुत है इंडिया में। तुमको नहीं लगता है? जो जो भी कोई रूलिंग गवर्नमेंट होती है उससे फर्क नहीं पड़ता है? हाँ, तुम्हें नहीं लगता डिसेंट है अभी? नहीं है, सब आज़ाद है। हाँ, कौन सा काल चल रहा है अभी? कौन सा काल चल रहा है अभी? हाँ। अमृत काल। चलो आगे लिखो। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मुर्मू गिव्स गैलेंट्री अवार्ड्स। कितने दिए हैं, क्या दिए हैं, हमको याद नहीं रखने। गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? ये बॉलीवुड के अवार्ड है? हम्म? बॉलीवुड अवार्ड है ये? क्या अमन? हम्म? ये कौन से अवार्ड हैं? गैलेंट मतलब क्या होता है? एडवांस गैलेंट सरिया नहीं देखा है? ऐड करता है, इसका रेडियो में भी आता है एडवांस गैलेंट। हाँ। एडवांस गैलेंट सीमेंट नहीं सुना है? अरे यार, ऐसे ही तो सीख नहीं सुना है एडवांस गैलेंट? उसकी सरिया भी आती है, सीमेंट भी आता है। अगर किसी कोई सरिया और सीमेंट बना रहा है, तो अगर वो अपने प्रोडक्ट का नाम गैलेंट रख रहा है, मतलब गैलेंट मतलब क्या होगा? मजबूत। तो ये वीर वीर लोग, मजबूत लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। मजबूत कौन होता है? आर्मी। तो गैलेंट्री अवार्ड्स किसके लिए होते हैं? आर्मी के लिए होते हैं। अब इसमें 2 टाइम होता है, एक होता है पीस टाइम। अभी इंडिया किसी से युद्ध कर रहा है? क्या चल रहा है इंडिया का कोई युद्ध? नहीं, तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? पीस टाइम। पीस टाइम मतलब चिल टाइम नहीं होता है, एक्सरसाइजेज होती रहेंगी, अभी वॉर नहीं हो रहा है। इसलिए तुम लोग चुपचाप बैठे हैं। अगर वॉर टाइम हो रहा होता, अगर मान लो वॉर टाइम होता, तो शायद अभी हो सकता है हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। कुछ प्रोटोकॉल्स हो जाएंगे ना फिर। जैसे मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, जब 1970, अब मैंने देखो ये देखा नहीं है, जो पढ़ा सुना है, 1971 में जब वॉर हुई थी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर, तो 8 बजे के बाद लाइट्स नहीं जलाने देते थे शाम के बाद। बताओ क्यों? लाइट जली होंगी तो फिर वो हो सकता है तुम पे बॉम्बिंग कर दे। तो हो सकता है वॉर टाइम पे अभी लाइट ना जलाने दे, अगर आज वॉर हो जाए। अरे एक जगह पे बहुत सारा लाइट होगा तो चलेगा ना, यहाँ सिविलियंस हैं, ऐसे ऊपर से नहीं समझ में आएगा। मोदी जी ने बता रहे, मैंने देखा रडार नहीं, आज मौसम बादल खुले हुए हैं। ये तो बता रहा उन्होंने, बालाकोट एयर स्ट्राइक है मोदी जी ने, नहीं बता रखा है? कैप्टन कैप्टन अभिनंदन वाला याद है कांड? 2019 पुलवामा में। तो मोदी जी ने क्या बताया था कि आज मौसम सही लग रहा था मुझे, मैंने बोला आसमान खुला हुआ है।
नहीं सुना तुमने? मोदी जी का जाके बयान सुनना। मोदी जी से पूछा कि आपने बताया कितने बजे अटैक करना, तो मोदी जी ने बोला हाँ। मैंने 2 बजे देखा कि आसमान खुला हुआ है, तो रडार की पकड़ में नहीं, बादल आ रखे हैं, तो हम रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ये राइट टाइम अटैक करने का, तुम लोग क्या करना ही है। ऐसा हुआ होगा? ऐसा हो गया होगा? नहीं यार, इतना इजी थोड़ी है, इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। इतना भी पावरफुल हो पीएम, ऐसे थोड़ी होगा। अगर अच्छा बताओ, इंडिया को अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करना है तो किसके कहने कहने पे यूज हो जाएगा? यूएस नहीं, ऐसे तो कोई भी यूएस थोड़ी कह देगा। अगर मान लो लिटरली करना है, न्यूक्लियर वेपन आज यूज करना है, तो कैसे होगा बताओ? कौन बोलेगा? किसके कहने पे होगा? बस एक कहने पे, एक के कहने पे, एक के कहने पे चीज हो जाएगी। हाँ, 26-27 लोग बैठते हैं, तब होता है अटैक। ऐसा थोड़ी एक आदमी बैठ जाएगा, अटैक कर दो। ये बादल लग रहा है रडार। हाँ। लेकिन देखो, आदमी ऐसे ही समझता है। मोदी जी के पास एक चीज तो है, अगर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बोलेंगे तो सबको समझ में भी तो नहीं आएगा। बोलेंगे कि आम आदमी जिससे कनेक्ट करे कि हाँ ऐसा हो सकता है, कि बादल थे तो रडार में नहीं आएगा, तो उन्होंने ये दिमाग लगाया। बहुत लोग तो सोच सकते हैं भाई। क्यों नहीं सोच सकते? बिल्कुल सोच सकते हैं। इसमें लिखो, पीस टाइम पे सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? लिखो, अशोक चक्र। अशोक चक्र। और वॉर टाइम पे? वीर चक्र तो नीचे होता है, तीसरे नंबर पे होता है। वॉर टाइम पे कौन सा होता है सबसे बड़ा? वॉर टाइम मतलब लड़ाई हो रही हो। महावीर चक्र। सॉरी, परमवीर। परमवीर। और बालवीर। बा, बालवीर चक्र होता है कोई? हाँ, बताओ, बालवीर चक्र होता है कोई? क्या कहते हो बताओ? कौन सा? सोनी टीवी के पास? वो याद था ना, बालवीर। बालवीर चक्र कोई नहीं होता है। वॉर पीस टाइम पे अशोक चक्र, और वॉर टाइम पे दोनों में बड़ा कौन सा होगा? परमवीर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जरूरी है कि परमवीर ये वाले जो चक्र होते हैं ये जिंदा हो तभी मिलेंगे? नहीं, डेथ पे भी मिलते हैं, उसमें बोलते हैं पॉस्थ्यूमस। अगर कोई चीज़ आपको डेथ के बाद मिले तो वो पॉस्थ्यूमस होती है, लेकिन उसके बाद देखो, इसमें कुछ नहीं बोल सकती, तो सेंसिटिव मैटर है। इसमें तो फैमिली के लिए एक प्राइड होती है। लेकिन अगर और कोई चीज़ आपकी डेथ के बाद आपको मिले तो, जैसे मान लो भगवान 1000 करोड़ का आदमी बनाना होता, 30 करोड़, 100 करोड़ का आदमी, तुमने इंश्योरेंस ले लिया 100 करोड़ का, लेकिन इंश्योरेंस कब क्लेम होगा? पॉस्थ्यूमस। तो बताओ, ये चीज़ चाहिए कि नहीं? तभी तो दुनिया में इकलौता बिजनेस है, एक इसलिए एक एक बिजनेस है जो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, वो होता है इंश्योरेंस। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको तुम बाय करते हो, ना खरीदने के लिए, ना यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए बाय नहीं करते हो। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय किया है, कंज्यूम ही करना है। कोई भी चीज़ बता दो। कपड़े खरीदे हैं तो कंज्यूम करने हैं, शूज़ खरीदे हैं कंज्यूम करने हैं, खाना खरीदे कंज्यूम करना है। समझ में आ रहा है? बहुत महंगा परफ्यूम ले आए, भले को तुम बहुत कम यूज़ करो, कि जब भी स्पेशल ओकेजन है तभी यूज़ करेंगे, लेकिन कर तो कंज्यूम ही रहो। अगर बोल दो बॉटल यूज़ ही नहीं करोगे कभी, तो खरीदोगे? कभी ना कभी तो कंज्यूम करोगे। अपनी शादी पे लगाओगे लगाओगे तो, है ना? तो कंज्यूम तो करोगे। तो बाय किया तो कंज्यूम किया है। अब इंश्योरेंस तुमने बाय तो किया है, तुम प्रीमियम तो पे करते हो हर साल, पर तुम इसको वो कराना चाहते हो इन कैश? नहीं, टर्म इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, है ना? एक होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म मतलब टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट हो गए। तो टर्म इंश्योरेंस कराते समय तुम लोग भी थोड़े बड़े हो जाओगे, कराओगे। लेकिन एक इसलिए कराते हैं कि भाई अगर कुछ हो जाए तो फैमिली को इतना पैसा मिल जाए। अब मान लो तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस 5 करोड़ का है, तो उसका साल भर का प्रीमियम है मान लो 40,000 रुपीज़। अब तुम्हें 40,000 रुपये हर साल देने हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि मुझे मिलेंगे। क्योंकि अगर ये तभी मिलेंगे जब ये मिलेंगे, और ये कब मिलेंगे? जब टर्मिनेट हो गए। तुम क्यों चाहोगे? समझ में आ रहा है? तो इंश्योरेंस इज द ओनली बिजनेस विच इज़ वेरी प्रॉफिटेबल। और ये तो तुम जब तक जिंदा हो तब तक प्रीमियम पे करो। तुम्हें तो 5 करोड़ देगा ना, मान लो आज टर्म इंश्योरेंस कराया 5 करोड़ का, तो मान लो मैं 97 बॉर्न हूँ, तो मैं अगर ये भी एक्सपेक्ट करूँ कि मैं 70 साल जीऊंगा, तो 2067। अब 2067 तक तो तुम हर साल भेजोगे ना ये, पैसे का वैल्यू तो कम होता जाएगा। तुमको ये देने हैं तो कब देने हैं? भगवान ना करे, लेकिन तुम तो यही चाहोगे ना, कितना लेट जाए। छोड़ो भाई, इसे डिस्कस नहीं करेंगे, हटाओ। बस ये समझ लो, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा होता है? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस क्या बेचता है? डर। डर ही तो बेचता है। क्यों लोगे इंश्योरेंस? चलो आगे लिखो।
आगे लिखो, आगे लिखो। इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स, देखो, इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन इंजन। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इतना क्यों कर रही है? ग्रीन हाइड्रोजन सबको पता है, ग्रीन हाइड्रोजन पता है ना? अच्छा व्हाई डू वी नीड हाइड्रोजन, जल्दी जल्दी बताओ। हम्म, वेट लेट मत करो। हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, कैसे पता? बस याद, याद कर लिए। सर बता, सर बताएं हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। हाँ, तो यूज करो। देखो, सन में क्या है, हाइड्रोजन, सन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बहुत हाई टेम्परेचर पे, सन के टेम्परेचर पे, सन का टेम्परेचर बहुत हाई है, उसमें हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं? सन में खड़े होकर बात कर सकते हो? कर सकते हो, बताओ कोई कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकते हो। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दोनों साथ में क्या होते हैं, फ्यूज, फ्यूज, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और ये फ्यूज होके क्या बनाते हैं, हीलियम, है ना? और साथ में क्या देंगे, यही तुम्हारी अर्थ पे पहुंचती है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट बड़ा होता है। प्लांट को कौन खा जाता है, डियर, डियर को कौन खा जाता है, ह्यूमन, और ह्यूमन को कौन खा जाता है, मान लो लायन, फूड चेन में चलो, अरे हटाओ, डियर को खा जाता है लायन, ह्यूमन हटा दो, ठीक। और लायन फिर डेथ हो जाती है, लायन को कौन खा जाता है, डेट्रीवोर्स, है ना, केचुए वेचुए डेट्रीवोर्स, फिर ये भी मिट्टी में मिल जाते हैं और वापस साइकिल चलती रहती है, यही तो होता है। यहाँ एनर्जी आई, कहाँ से आई, हाइड्रोजन से। दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत कि कोल जलाते हैं मोस्टली हम, कोल या कोई भी फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल किसी ना किसी लिविंग चीज से बना होता है, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल कभी वो लिविंग थी, दब के वो फॉसिल फ्यूल बन गई। हाँ, हमेशा याद रखो, फॉसिल फ्यूल कोई लिविंग चीज ही होगी, इवन कोल भी कोई लिविंग चीज रही होगी कभी, समझ में आ रहा है, जो डेड डीके हो गई, ठीक। अब किसी भी लिविंग चीज में हमेशा CHO NPS मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर। जो हमारा डीएनए होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन और सल्फर से। नाइट्रोजन तुमको पता है अंदर होती है, ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी में है ही है, पानी पीते हो हाइड्रोजन, H2O, और कार्बन, समझ में आ रहा है? इसलिए लोग कहते हैं केला खाओ, केले में क्या होता है, सल्फर, समझ में आ रहा है? अब देखो CHO NPS होता है, अब CHO NPS जिस चीज़ में होगा, जिस चीज़ को जब मेरे अंदर जो होगा जलाओगे तो वही तो निकलेगा, इसके अंदर जो होगा वही तो निकलेगा, तो इसको जलाओगे तो सी निकलेगा, सी निकलेगा तो CO2 निकलेगा, और CO2 के पास ग्लोबल वार्मिंग की पोटेंशियल होती है। इससे क्या होता है, ग्लोब वार्म होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, उसी को तुम क्या बोल देते हो, क्लाइमेट चेंज। तो अब हमारा दिमाग इस पे गया कि अच्छा बेटा हाइड्रोजन भी तो फ्यूल है, लेकिन हाइड्रोजन कैसे आएगा, तो दिमाग में आया अच्छा हाइड्रोजन मतलब H2O। अब जितना आसानी से बता रहा हूँ उतना आसानी से नहीं होगा, नहीं तो तुम बता दो तो तुम ही कर लो। समझ में आ रहा है? मैं तुमको साइंस बता रहा हूँ, जो ये कर रहा है वो उसकी टेक्नोलॉजी है, समझ में आ रहा है? MSc और बीटेक, ये BSc और बीटेक, समझ में आ रहा है? लेकिन बीटेक मतलब बीटेक होता है, बीटेक मतलब वो वाली बीटेक नहीं, समझ गए कौन सी वाली बीटेक, ये लड़का बीटेक है। चलो आगे। H2O, अब देखो H2O पानी, H2O मतलब पानी, पानी दुनिया में अबंडेंट है। अब ये H2O का एक तुम बचपन से हम सबने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस नाम का प्रोसेस, कि अगर पानी में मैं करंट दौड़ा दूंगा तो पानी H2O जो होगा वो H+ और O- आयंस पे टूट जाएगा, पढ़ा है सबने? तो ये मैंने करंट दौड़ाया पानी के अंदर, एक साइड H+ आ गया और एक साइड O-। अब ये H+ वाली इकट्ठी आ गई, यही तो है हाइड्रोजन। अब इतना आसानी होगा नहीं, समझ में आ रहा है? बहुत हाई टेम्परेचर लगेगा, ये पूरा वो लगेगा, लेकिन ये पीछे साइंस यही होगी। ये टेम्परेचर रेस करना मुश्किल है, जैसे चाइना ये कर रहा है, जो आर्टिफिशियल, अब जैसे सन क्या है, सन क्या है, सन एक बॉल है, जिस बॉल में बहुत सारी हाइड्रोजन पड़ी है, और वो हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम और एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है, उसी से दुनिया चल रही है। अगर मैं किसी के पास भी सन लगा के रख दूंगा लाइफ आ जाएगी, तो मैं क्यों ना आर्टिफिशियल सन ही बना लूँ, कोई एक मैं भी बॉल बना लूँ, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन भर दूँ, और सेम जो सन के अंदर हो रहा है वो करा दूँ, साइंस। यही चीज़ चाइना कर रहा है, और उस चीज़ को चाइना, उस खिलौने का नाम रखा है चाइना ने टोका मैक, उसके लिए तो ये खिलौना ही है, क्यों, एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहा है, उसे थोड़ी पता बनेगा। तो आर्टिफिशियल सन को क्या बोलते हैं, टोका मैक। अब खाली चाइना तो ऐसा करेगा नहीं कि सिर्फ चाइना कर रहा है, साउथ कोरिया भी कर रहा है। साउथ कोरिया ने अपने आर्टिफिशियल सन का नाम रखा हुआ है K-Star।
यूएस भी कर रहा है, मुझे यूएस वाले का नाम नहीं याद, और इंडिया 11 देशों के साथ मिलकर कर रहा है, उसमें यू के बहुत सारे देश हैं, हमें सारे याद नहीं करने हैं, और इंडिया ने अभी उसको स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। करेंगे। लेकिन अभी चाइना जरूर कर रहा है, आर्टिफिशियल सन बना रहा है बाय द नेम टोकामैक। समझ में आ रहा है? अब ये H+ यहाँ कलेक्ट हो गया। अब एक होशियार चंद आया, और उस होशियार चंद ने बोला कि यार तुमने ये हाइड्रोजन वाली कहानी क्यों शुरू की थी, क्योंकि तुमने बोला था कोल से CO2 निकल रही है, CO2 से ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज, इसीलिए तुमने हाइड्रोजन करना शुरू किया यूज़। बट होशियार चंद, तुमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस की, वो भी किससे की? इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी जो आई वो किसी थर्मल पावर प्लांट से आई, वहाँ तो कोयला ही जला था। तो होशियार चंद ने ये बनाने के लिए ये तो वापस जलवा दिया। तो बोला गया कि हाइड्रोजन तो ठीक है तुम बनाओ, पर गुड बॉय उसी को बोलेंगे जो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, ये भी कोई ग्रीन सोर्स से आनी चाहिए, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। जैसे अब आंटी की ऊपर सोलर एनर्जी लगवा ले, सोलर पैनल, और फिर हम कमरे में बैठ के यहाँ पे क्या बनाए? हाइड्रोजन। तो हमारी हाइड्रोजन कैसी है? ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो सोलर पैनल है। समझ में आ रहा है? ये हाइड्रोजन कैसी है? ग्रीन हाइड्रोजन। समझ में आया? और क्या, हाइड्रोजन ग्रीन कलर की थोड़ी होगी, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही रहेगी, बस ग्रीन हाइड्रोजन उसको नाम दिया जा रहा है। अब देखो, नेट जीरो सब जानते हो कि जितना कार्बन निकालो उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब कर लो। इंडिया ये 2070 तक कर लेगा, इंडिया ने ये बोला है कि हमें नेट जीरो कर लेगा यार, समझो मुश्किल नहीं होगा। बताएं क्यों नहीं होगा? देखो, अब जैसे रेलवे है, रेलवे ने क्या डेवलप किया? वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन इंजन। अभी ट्रेनों में लगेगी इंजन, अब जब ये लगेगी तो कोयला जलना बंद होगा। मिल्खा सिंह पिक्चर में देखो वो कोयला डाल रहा होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन आई तो वो कोयला पावर प्लांट में डलने लगा, वो कनेक्शन सप्लाई पहुंचने लगी, जल तो कोयला ही रहा था। पहले मिल्खा हाथ से डाल रहा था कोयला, अब उसको पावर स्टेशन से आ रहा है, पर वहाँ पावर स्टेशन में भी तो एक मिल्खा बैठा ही है। समझ में आ रहा है? कोयला तो जल ही रहा है, लेकिन अब कोयला नहीं जलेगा, क्यों? क्योंकि ये जो इंजन है ये किस पे बनेगा? हाइड्रोजन पे। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि 2070 तक क्या करना है? नेट जीरो। तो वहां पे गांव में बैठ के कोई दादी अम्मा कोयला जला देंगी, लेकिन इधर नीता अंबानी ने 100 एकड़ में पैनल लगवा रखी है। तो अगर 1000 दादी अम्मा 100 टन कोयला जलाएंगी भी, तो एक इधर नीता अंबानी 1000 टन के बराबर का सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगी। तो नेट क्या हो जाएगा? जीरो। नेट जीरो हो जाएगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ 2070 तक देश में हर आदमी ग्रीन हाइड्रोजन समझेगा, अभी तो कम से कम 200-250 साल और लगेंगे। अभी कहाँ? अभी नहीं भाई। हाँ, 25 इसलिए भी नहीं समझ पाएगा कि जब तक आदमी समझता है तब तक कुछ और मॉडर्न चीज़ आ गई होती है। दिक्कत तो ये है, सच बात है ये, यही प्रॉब्लम है। तो किसी ना किसी को एक जनरेशन में निकलना पड़ेगा, तो एकदम से 2 3 4 जनरेशन को काट देगा, तो उसका तो भला हो जाएगा। अगर वो एवरेज, अगर मान लो 4 स्टार्टा में दुनिया बटी है, और चौथे स्टार्टा में वो तीसरे या चौथे स्टार्टा में पैदा हुआ है, और वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं एकदम से ये बाईपास करूँ, तो वो हमेशा इस लूप में फंसा हुआ है, क्योंकि चीज़ें तो एडवांसमेंट की तरफ जाती रहेंगी। इसीलिए तो लोग कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या है? तुम जिस इको सिस्टम में बड़े हुए हो, वही तुम्हारा कंफर्ट जोन है। अब या तो तुम उस सिस्टम में रहो, और अगर तुमको ग्रोथ चाहिए तो शर्म वरम निकाल के उस इको सिस्टम को फांदो, नहीं तो टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड करती रहेगी। समझ में आ रहा है? जब तक ग्रीन हाइड्रोजन समझेंगे तब तक नेट जीरो हो चुका होगा। चले। तो 2070 तक नेट जीरो किसको करना है? इंडिया को। 2060 तक कौन करेगा? चाइना। 2050 तक कौन करेगा? यूएस। और इंडियन रेलवे ने बोला है कि हम 2030 तक कर लेंगे, इसीलिए इंडियन रेलवे में सब इतनी जोर से काम हो रहा है। 2030 तक इंडियन रेलवे क्या हो जाएगी? नेट जीरो। और मुकेश अंबानी ने क्या बोला है? मुकेश अंबानी मतलब रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जब इतना बड़ा काम होगा तो इनसे भी पूछा जाएगा सर आप क्या करके देंगे। समझ में आ रहा है? तो सर ने क्या टाइम दिया है? 2035 का। रिलायंस इंडस्ट्री कह रही है हम 2035 तक क्या कर देंगे? नेट जीरो। चलो आगे। चलो भाई, आगे लिखो। The theme for Republic Day 2025 was the theme for Republic Day 2025 was the theme for Republic Day 2025 was स्वर्णिम भारत। रिपब्लिक डे 2025 was, और इस बार गेस्ट कहाँ का था? मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? 10 मिनट स्टोरी बताई थी। रिपब्लिक डे पे गेस्ट कौन होगा? चीफ गेस्ट कौन था? नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया था, पूरी स्टोरी बताई थी। स्टोरी बताई थी, ये भी बताया था कि इस बार का चीफ गेस्ट इंडिया का पहला चीफ गेस्ट था। जिस कंट्री से चीफ गेस्ट आ रहा है वो इंडिया का पहला चीफ गेस्ट भी था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस तो तुम लोग जितना भी सीख रहे हो अभी सीख लो।
इसके बाद कॉलेज में भी इतना कोई सिखाएगा खाएगा नहीं, बस जो ग्रोथ होनी थी हो गई। चलो लिखो आगे। द थीम फॉर रिपब्लिक डे 2020 वॉज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे विकसित भारत। थीम ऑफ रिपब्लिक डे विकसित भारत। नहीं समझ में आया? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस बोला दोनों बार, दोनों बार। अरे तो जनवरी पढ़ा रहे हैं ना, तो जनवरी में रिपब्लिक डे ही होगा यार, रिपब्लिक डे लिख लो। थीम ऑफ रिपब्लिक डे विरासत और विकास। चलो आगे। विरासत और विकास। संचार साथी ऐप। संचार, हाँ संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप। समझ में आया? क्या? एक संचार साथी ऐप लॉन्च हुआ है, किसके लिए? अरे आजकल फोन पे कितना आ रहा है, नहीं तुम्हारे फोन में आता है? हाँ, कि अगर कोई प्लेस ये वो फोन करे, नहीं आ रहा है? उसी के लिए तो लॉन्च हुआ है ये संचार साथी ऐप। कुछ तुम्हारे साथ दिक्कत हो तो तुरंत इस पर कंप्लेन कर देना। और ये सब फर्क पड़ता है, तुम लोगों को लगता होगा फर्क नहीं पड़ता है ना? पड़ता है भाई, बहुत पड़ता है। तुम ऐसे ही चिट्ठी लिखते रहो बहुत। मैं एक बार दिल्ली से जयपुर आ रहा था ट्रेन से, 4-5 घंटे की जर्नी अवधि थी। मैं इधर से जब निकला हूँ तो वो पड़ा था तुम्हारा पटौदी स्टेशन पड़ा था। उसके अगले 50 किलोमीटर 2 स्टेशन के अंदर मैंने एक ट्विटर पे टैग किया। उस टाइम पे अजनबी वैष्णवी थे ये रेलवे मिनिस्टर, उसका लिजर्ट का फोटो डाला, उसका छिपकली का, और टैग किया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को और मिनिस्टर को, ऐसे ही सिर्फ चेक करने में। 2 स्टेशन के अंदर वो वहाँ पे आ गए थे लोग और वो साफ़ करके गए थे। तुम कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। एक बार मेरे फ्रेंड ने, उसका एक चार्जिंग पोर्ट काम नहीं कर रहा था ट्रेन में, जो चार्जिंग के लिए रहता है ना, वो काम नहीं कर रहा था। तो उसने फोटो खींच के डाली थी, कोच नंबर, सीट नंबर, ट्रेन नंबर, सारी चीज़ें डाली थी। तो 2 स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रीशियन आके वो सही करके गया। अब तुम ऐसे रोते रहो कि भैया बाथरूम साफ़ नहीं है। तुम एक्सपेरिमेंट करके देखना कभी। तुम बाथरूम का फोटो खींचो, ट्रेन का पीएनआर डालो, ट्रेन नंबर, अपना कोच, सीट नंबर, ये 3-4 चीज़ें डाल दो, मतलब ये पता चल जाए ना ट्रेन में जाना कहाँ है। अबे ट्रेन में बाथरूम खराब है, कौन सी? उसमें कौन सा कोच है, कुछ बताओगे? तो फिर वो भी सीरियस नहीं लेते ना, उन्हें भी समझ में आता है कि ऐसे ही है कंप्लेन। तुम ट्रेन नंबर, कोच नंबर, सीट नंबर, सारी चीज़ें डालो, है ना? आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ये देखो वॉशरूम का ये फोटो है। और उसमें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्टर को टैग कर दो, रेलवे मिनिस्ट्री टैग कर दो, और एक दो तुम्हें नेता वेता टैग करने कर दो, नहीं तो 2 लोगों को टैग कर दो। 100% तुम देखना एक स्टेशन के अंदर तुम्हारा वॉशरूम साफ करके देख लेना इम्प्लीमेंट। क्योंकि इतना पावरफुल है सोशल मीडिया, क्योंकि उसको पता है ना तुम अकेले में रोते रहो अटेंडेंट से, कितने लोगों को पता चल रहा है। आदेश शर्मा को मान लो वॉशरूम से प्रॉब्लम था, आदेश शर्मा से अटेंडेंट से रोते हैं, कितने लोगों को पता चल रहा है? 2-4 लोगों को, और अटेंडेंट को, इतने लोगों को। लेकिन जब तुम ट्विटर पे डालते हो, टैग करते हो, है ना, तो परसेप्शन कहाँ कहाँ जाता है। जैसे एक ऐप है, कभी उस पर काम देखना करके, ई सड़क। अगर तुम ई सड़क पे देखना, मोस्टली 90% प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व। ई सड़क पे जाओ और पोर्टल पे फोटो वोटो खींचने का ऑप्शन होता है, ऑप्शन फोटो खींचो। अब ये लिख मत लो, यूज़ कर लेना, ये जीके में शायद ही पूछे। तो ई सड़क ऐप पे जाओ, तुम फोटो डालो उस होल की, पॉट होल की, और लोकेशन टैग करो कहाँ की है क्या है। 100% देखो 15-20 दिन के अंदर वो पॉट होल सही हो जाता है। तुम करके देखो। अब ये नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देखो, जरूरी नहीं ना कहीं का भी हो। अब यार एक्सेप्शन तो हर जगह होगा, बट मोस्टली हो जाता है। समझ में आ रहा है? 90% हो जाता है, 99-95% हो जाता है। क्योंकि तुम समझो प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम इस पे थोड़ी है कि तुम्हारा लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, तुम राइट चैनल तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। इंडिया में तो राइट चैनल तक ही नहीं पहुंच पाते हो ना। और फिर राइट चैनल में भी इतनी एप्लीकेशन आ जाती है कि आदमी सोचता है कि छोड़ो जिसका हो जाए हो जाए। बट जब तुम ऐसी जगहों पे जाते हो ना, तो अभी इंडिया इतना अवेयर नहीं है। और ये डीएम साहब के संज्ञान में भी आ जाएगा, ये मिनिस्टर भी देखेगा। ट्विटर पे डालोगे तो 4 लोग देखेंगे ना, हो सकता है ट्रेंड ही कर जाए। समझ में आ रहा है? क्या? और क्या, ये सब सीखो, यूज यूज करो, नेता बन जाओ। अरे हेल्प तो होती है। आगे चलो, कि मैं कराता हूँ, मैं बनवाता हूँ रोड। आगे लिखो।
अच्छा एक ऐसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बस, जब आप पेट्रोल खरीदते हो ना, पेट्रोल या डीजल, तो उसमें बहुत सारे सेस लगते हैं। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स लगे उसको बोलते हैं सेस। टैक्स के ऊपर टैक्स। समझ में आ रहा है? तो जब आप पेट्रोल या डीजल खरीदते हो, तो उसमें कभी चेक करना, तीन चार तरीके के सेस होते हैं। एक्साइज ड्यूटी होती है, बहुत कुछ होता है। तो उसमें दो सेस होते हैं। एक होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, और एक होता है हाईवेज का। तो जो डीजल वाला पैसा होता है, जो डीजल में सेस वसूलते हैं, उससे हम अपने हाईवेज हाईवेज में वो पैसा जाता है। एक फंड है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, याद कुछ मत करो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे का एक फंड है, भारत सरकार का एक फंड है। जब आप पेट्रोल खरीदते हो तो उसमें कुछ सेस काटते हैं, उससे जो गांव की सड़कें हैं वो बनती हैं। और जब आप डीजल खरीदते हो उसमें कुछ सेस काटते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? आरआईडीएफ में। इससे देश के हाईवे बनते हैं। याद नहीं करना है। चलिए आगे। अच्छा ये बताओ, आपके पास ऐप का एक्सेस है? पक्का बताओ। और रात में हम लोग कब तक देखते हो? रात में कभी भी ऐसे घर कंफर्टेबल हो, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं किसी का? बोलो तो, बीच बीच में कभी कभी करंट अफेयर की क्लास ऑनलाइन लगा लिया करे। तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, बोलो रात में 10-11 बजे। जिसकी मिस हो जाए वो ऐप से वो कर लेगा, रिकॉर्डेड देख लेगा, और नहीं तो लाइव आके देखो, कोई दिक्कत तो है नहीं। बोलो। हाँ, पक्का बताओ। ऐप का एक्सेस नहीं है तो ले लो। है ना? फिर ये मत बोला मेरे पास ऐप की एक्सेस नहीं है, ऐप में कुछ अलग नहीं होगा। मैं हूँ उसमें। उसमें बस पूछ सकते हो। है ना? तो हम ज़्यादा चीज़ें कर लेंगे। ठीक। अभी की क्लास रोकते हैं भाई। अभी समझ में आया? अच्छा ये मेथड बेटर है कि पीपीटी? इसमें मुझे मेहनत पड़ती है ना। हाँ। ऐसा करते, पीपीटी बना लेंगे लेकिन पढ़ाएंगे ऐसे ही। पीपीटी दे देंगे और पढ़ाएंगे ऐसे ही, इसमें ज़्यादा सीख सकते हो। ठीक है? चलो ऑनलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं। पीपीटी दे दूंगा। चलो ओके। बाय। थैंक यू।